चलिए अब हम दूसरा जो टॉपिक हमारा है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें दिया है कि किस तरीके से चीज़ें बदली हैं। उन तमाम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हुई, शुरुआत में कैसा था और बाद में ये चीज़ कैसा हो गया, ये चेंजेस कैसे आए, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास किए हैं। हमने बहुत समराइज वे में आपको बताया है कि पहले क्या होता था। पहले जो प्राइमेसी था सिलेक्शन का, जजेस को अपॉइंटमेंट करने का, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में था। लेकिन फिर बाद में इसको चेंज करके क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ले लिया। फिर बीच में एक समय ऐसा आया, मध्यस्थता की बात आई कि बीच का कोई रास्ता अपनाया जाए, किसी का प्राइमेसी ना हो। लेकिन चीजें फिर भी अभी जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायालय के पक्ष में ही एक तरीके से है, क्योंकि न्यायालय जो है बहुत बड़ा स्ट्रांग हो गया इस मुद्दे पे। और हाल फिलहाल 2014 में जो एनजेसी का कंसेप्ट है उसको उन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उन्होंने कहा कि ये जो है ये फंडामेंटल जो नेचर है ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम ये केशवानंद भारती में इन्होंने कहा था कि ये जो है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और यदि ऐसा है तो फिर किस तरीके से हम आपको ये प्राइमेसी दें। तो हम पूरा का पूरा सिस्टम को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से समझ जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं हो। क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए आपका, कोई भी एग्जामिनेशन हो। देखिए क्या कहता है, द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट हैज ऑफन बीन लिंक टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऑब्वियसली बात है कि जब भी हम अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं तो इसको ऑफन क्या किया जाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से लिंक किया जाता है। लिंक करना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि जब भी हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात क्या होगा, अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ा जो मैंने जब आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बताया था तो उस समय मैंने आपको यह बताया था कि जब भी हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि क्या उसके कंस्टिट्यूएंट जो जजेस हैं, जो जजेस वहां पे काम कर रहे हैं, क्या ये जज इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यदि जज ये इंडिपेंडेंट हैं तभी हम यह भी मान सकते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस होगी। क्योंकि यदि जुडिशरी तो एक इंस्टीट्यूशन है, तो एक इंस्टीट्यूशन को अपने आप में इंडिपेंडेंट रहने का यह मतलब हुआ कि उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको यदि आप इंडिपेंडेंट नहीं रखोगे तो किस बात का इंडिपेंडेंसी, कैसे इंडिपेंडेंसी आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि जब भी हम इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी की बात करेंगे तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मेंबर्स ऑफ द जजेस हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वही चीज यहां पे इसीलिए कह रहा है कि द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन linked to the independence of judiciary and there has been a constant tussle। अब कह रहा there has been a constant tussle between executive and judiciary over the appointment of judges। ये बात, ये चीज क्लियर यहां पे कह रहा है कि जब भी हम जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो एक कांस्टेंट टसल है, लगातार। ऐसा नहीं कि आज नहीं है और कल था या कल नहीं था आज है, ऐसी बात नहीं है। कांस्टेंट टसल है जब से आजादी मिली है वो, और अब तक 2020 तक इस तरीके का जो ये टसल है ये चलते रहता है। किसके किसके बीच में? ये चलता है एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। एग्जीक्यूटिव चाहती है कि वो अपॉइंटमेंट अपने तरीके से करे, लेकिन जो जुडिशरी है वो ऐसा होने नहीं देती है। क्यों नहीं होने देती है उसका भी अलग कारण है। और एग्जीक्यूटिव आखिर ऐसा क्यों चाहती है कि उनके हिसाब से वो अपॉइंटमेंट करें। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। मैंने आपको कई दफा बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं वहां पे करीब 80 से 90% जो केसेस होते हैं वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होते हैं। मतलब गवर्नमेंट एक पार्टी होती है। तो यदि ये जजेस का सिलेक्शन अपने इच्छा अनुसार करेंगे, अपने लोगों को वहां बिठा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वो उनके अगेंस्ट डिसीजन देने में कतराएंगे। और यदि ऐसा होगा तो जुडिशियल सिस्टम सफर करेगा, पूरा जुडिशियल सिस्टम का जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। तो यही कारण है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ये सोचती है कि हमें अपने तरीके से यदि हम जज का करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा, क्योंकि जजेस हमारे अगेंस्ट डिसीजन देने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भैया अपॉइंटमेंट तो यही किया है, जब अपॉइंटमेंट किया है तो थोड़ा इसको भी फेवर कर देते हैं, जज को जजमेंट को हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, क्यों इसके अगेंस्ट देंगे। ठीक है,
तो इसलिए क्या होगा, जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव है चाहती है कि हम अपना सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग करें, और जुडिशरी को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये आएगा कि देश की जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब जनता का विश्वास जुडिशियल सिस्टम से उठ जाएगा, और यदि ऐसा होता है तो एनार्की आ जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए यह जरूरी है कि गवर्नमेंट को अपने लोगों को जजेस के पोजीशन पे नहीं बिठाने दिया जाए। तो दोनों में कांस्टेंट टसल चलते रहता है, दोनों एकदम हेड ऑन कोलिजन पे रहते हैं, और आज की बात नहीं है, शुरुआत से ही इस तरीके की चीजें हुई है। और आप हिस्ट्री में विटनेस करेंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जो हमेशा डायरेक्ट कोलिजन के थे, डायरेक्ट जुडिशरी और गवर्नमेंट के थे। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, ये इतना पावरफुल पोस्ट होता है कि एक बार आप बैठ गए ना उस पोजीशन पे, फिर उसको निकालने वाला वहां से बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो हालत खराब कर देता है किसी गवर्नमेंट का। एक जज, सिंगल जज, एक जज चाहे तो पूरे पूरे सरकार को हिला के रख सकता है, सिंगल जज। इतना पावर होता है इनके पास कि पूरे सरकार के वो सिस्टम को हिला करके रख सकता है, उनको हालत खराब कर देगा। ठीक है, इसीलिए ये पोस्ट चूंकि जरूरी है, तो क्या करते हैं कि दोनों जो है पावर की होड़ में दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक जो एग्जीक्यूटिव है, इनका काम होता है, इनका ऐसा सोचना होता है कि हम इस पे कब्जा कर लें और मेरा सरकार, मेरा जो है जुडिशरी भी यदि मेरा हो जाए, फिर क्या, फिर तो मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक उसी तरह जो दूसरा वाला है, वो जुडिशरी, वो अपने आप से पूछता है कि यदि ऐसा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने मुझे क्यों बनाया, मुझे क्यों इंडिपेंडेंट किया, और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर हमारा क्या वजूद रहेगा। तो ये पावर को क्या करते हैं, इधर लेने का प्रयास करते हैं, और ये पावर को इधर लेने का प्रयास करते हैं, और इसी चक्कर में दोनों हेड ऑन कोलिजन पे आ जाते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं हमेशा, जो कि बहुत जरूरी है जुडिशरी के लिए, और यदि हम कहें तो डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी यदि चल रही है तो इसी टसल के बीच में चल रही है। यदि ये टसल नहीं होता जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो चीजें नहीं चलती ट्रैक पे, फिर तो क्या होता, गवर्नमेंट की मर्जी जो होती वो करता। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये टसल क्या है, किस तरीके से है। हम ये समझ गए टसल तो है, लेकिन कैसे है, कैसे पता चलेगा, उसी चीज को हम यहाँ पे हिस्टोरिकली देखने वाले हैं कि किस तरीके से चीजें होती है। एज अर्ली एज द 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MC सतलवद, इंडियाज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल। अब देखिए ये सब नाम याद कर दीजिएगा आप, इंडियाज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन रहे हैं। नोट्स बनाने वाले जो बार बार पूछते रहते हैं ना कि सर क्या नोट्स बनाएं, वो नोट्स आपको यही बनाना है। ठीक है, आप में से कोई फिर से कलाकारी कर रहे हैं, मैं आपको एक बार बताया था, एक बार आपको मैंने वार्निंग दे दिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि पकड़े गए आप तो 100% मैं निकाल दूंगा आपको इस कोर्स से। यदि इस तरीके का आप लकीर खींचेंगे 100% विदाउट एक्सेप्शन और कुछ भी करते रहें, दोबारा आपकी वापसी नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, मैंने एक से बात भी कर लिया था, उन्होंने बोला था कि पूरा रिकॉर्डिंग और इसका जो जितना भी मेटा डेटा है वो मुझे देना, बट अनफॉर्चुनेटली मैं छोड़ दिया कि चलो छोड़ दो, रहने दो, दोबारा होगा तो देखा जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो मजबूर हो जाऊंगा, मैं मेटा डेटा से एनालिसिस कर लूंगा, और जो भी पकड़े गए मैं किसी का नहीं सुनूंगा, फिर ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, द अर्ली एज 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MC सतलवद, इंडिया फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इन 1958। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भारत के जो पहले अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे, तो आप नाम याद कर लीजिएगा, नोट बनाने वाले नोट्स कर लीजिएगा। दीज कंसर्न वे रेज, ये कंसर्न रेज किया गया था उस समय। द कमीशन नोटेड द अपॉइंटमेंट और रिजेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस by the executive in contrary to what the judiciary suggested, creating rather awkward situation. The report highlighted that several appointments were being made on political, regional or communal or other grounds, as a result of which the fittest of the lot were never appointed. तो ये जो रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस तरीके का जो अपॉइंटमेंट हो रहा था रीजनल बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे, कम्युनल बेसिस पे, ग्राउंड्स पे, ऐसे ग्राउंड्स पे हो रहा था, और ये रिपोर्ट में इनका कहा गया कि ये जो फिटेस्ट थे, जो सबसे उपयुक्त थे यहाँ पे सिलेक्शन के लिए, उनका कभी अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट अपने मनमर्जी से किसी को भी कर रही थी। ठीक है, द कमीशन हैज सजेस्टेड द स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और ये जो कमीशन था
ये सजेस्ट किया था कि एक इसको जुडिशरी को स्ट्रेंथेन करने के लिए एक अच्छा दोनों का कंसल्टेशन हो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, क्योंकि यदि ये प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव के पास है जैसा कि शुरुआत में था, और यही कारण है कि इसका मिसयूज हुआ जैसा कि ये रिपोर्ट कह रहा है, तो उस सिचुएशन में यदि ऐसा लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो फिर एक ऐसा सिस्टम आएगा जहां पे जुडिशरी कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं कर पाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि अपने लोग को जैसे ही बिठाएंगे गवर्नमेंट तो उसके अगेंस्ट डिसीजन देने में कतराएंगे। ठीक है, तो उसमें पूरा जो जस्टिस सिस्टम है वो सफर करना पड़ेगा उनको। तो ये जो रिपोर्ट आया था उसके बाद इसमें कहा गया था कि ये जरूरी है कि जो हम कंकरेंस की बात करते हैं कि दोनों की इच्छा से होना चाहिए, वो इच्छा जरूरी है, दोनों के राय मशवरा से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव जो है अपने मर्जी से काम करे। तो ये चीज यहाँ पे सजेस्ट किया गया था इस कमीशन के द्वारा। आगे कहते हैं कि लेटर अ सीरीज ऑफ 3 जुडिशियल डिसीजन। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 3 जुडिशियल डिसीजन। एक्चुअली क्या अब ये 4 हो गया, एक्चुअली 4 हो गया, टोटल 4 हो गया। मैं आपको बताऊंगा चौथा कौन सा है। ठीक है, later a series of the 3 judicial decision popularly known as the 3 judges case have helped in the development of the modern collegium system। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है पहले तो नहीं था, लेकिन जब ये जाति करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट अपने मर्जी से किसी को अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया, तो जुडिशरी को सोचना पड़ा कि यदि इस तरीके से चलता रहा तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास तो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम क्या करते हैं, पावर को एक्सरसाइज करते हैं, और फिर पावर को एक्सरसाइज करके कॉलेजियम सिस्टम बनाया। और कॉलेजियम सिस्टम एक्चुअली तब बनाया गया था जब जुडिशरी डेंजर में था, जुडिशरी को खतरा था। खतरा किससे था? एग्जीक्यूटिव से था। क्यों था? क्योंकि अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे थे, अपॉइंटमेंट कर रहे थे। तो इस खतरे को खत्म करने के लिए, यहाँ के जनता को एग्जीक्यूटिव के अन्याय से बचाने के लिए जुडिशरी ने क्या किया, एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट किया, एक जुडिशियल इनोवेशन किया, एक जुडिशियल क्रिएशन किया, और उसी का नाम इन्होंने रखा कॉलेजियम सिस्टम। मतलब जजेज ही जजेज का सिलेक्शन करेंगे, जजेज ही जजेज का अपॉइंटमेंट करेंगे, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता, क्योंकि इसका तांडव हमने बहुत देखा है। अब क्या हुआ, ये कॉलेजियम बना दिए। कहता है कि दिस डेवलपमेंट हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ tumultuous process, but in modern practice governs the rule for judicial appointment. The first judge case in 1981, पहला जो केस आया था इस पे कि किस पे प्राइमेसी होना चाहिए, किसको अपॉइंटमेंट करना चाहिए, वो 1981 में आया था। ठीक है, द फर्स्ट जज केस इन 1991 gave primacy to the executive and settled and stated that the CJI recommendation to the president can be refused for cogent reasons। अब देखिए यहां पे आप ध्यान से समझिए, मैंने आपको आर्टिकल 1 to 4 बताया। आर्टिकल 1 to 4 में मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन करेंगे सीजेआई से। अब ये जो पहला जो जज था, पहला जो जज केस था 1981 वाला, इसमें ये कहता है कि ठीक है, ये बात सही है कि सीजीआई से कंसल्टेशन करेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन क्या सीजीआई से कंसल्टेशन करने के बाद यदि जो भी सीजीआई साहब जो निर्णय देंगे, जो सजेशन देंगे, क्या वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन आया। तब ये 1981 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जो सीजीआई जो बोले प्रेसिडेंट को मानना ही पड़े। यहां पे देखिए उसी को दूसरे तरीके से लिखा है, द जजेस द फर्स्ट जज केस इन 1981 गेव प्राइमेसी टू द एग्जीक्यूटिव एंड स्टेटेड दैट द सीजीआई रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड। उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, उसको डिनाई कर दिया जा सकता है। जो सीजेआई का रिकमेंडेशन है उसको डिनाई कर दिया जाता है। किस हालात में डिनाई करेंगे, उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज फॉर कॉजेंट रीजन। कोई अच्छा रीजन, रीजनेबल यदि लगे तो प्रेसिडेंट चाहे तो उनके डिसीजन को खत्म कर दे, उनके जो राय मशवरा सजेशन है उसको खत्म कर दे। ऐसा 1981 में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, इट गेव वास्ट पावर टू द एग्जीक्यूटिव फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर। और 81 से लेकर के 1993 तक 12 साल तक ये इतना पावर दे दिया एग्जीक्यूटिव को कि एग्जीक्यूटिव अपने मनमर्जी से जो है सिलेक्शन करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पे 1981 में सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि ये भाई ये एग्जीक्यूटिव का काम है, क्योंकि 1 to 4 आर्टिकल 1 to 4 पढ़ने से तो यही लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने ऐसा कहा कि प्रेसिडेंट ही अल्टीमेटली अपॉइंट करेंगे, और जो कंसल्टेशन की बात कर रही है करा जा रहा है सीजीआई का, वो जरूरी नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है। कंसल्ट जरूर किया जाएगा, लेकिन वो जो रिपोर्ट जाएगा वो बाइंडिंग नहीं है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि लोकायुक्त या फिर लोकपाल जो होते हैं उनके रिपोर्ट्स तो जाते हैं,
रिपोर्ट्स बना के भेजते हैं, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, लेकिन वो रिपोर्ट कहीं ऐसी इसी तरह का कोना में मतलब कॉर्नर में पड़ा रहता है, उस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट क्या है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को जो बनाता है वही करता है। ठीक है, तो ये जो चीज ऐसा होने लगा कि चलो सीजीआई ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको कॉर्नर में फेंक दिया, छोड़ो मुझे तो जो करना मैं वही करूंगा, मैं ये लिख दूंगा कि आपका जो रिकमेंडेशन है वो कोजेंट नहीं है जी, वो रीजनेबल नहीं है और इसीलिए मैं आपको नहीं मान रहा। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से तो एग्जीक्यूटिव है वो पावरफुल हो गए, उनकी मर्जी चलने लगी। तो 12 साल तक जो अपॉइंटमेंट हुआ 1981 से लेकर के 1993 तक इसी तरीके से हुआ कि एग्जीक्यूटिव की जो मर्जी थी वो उन्होंने वैसा किया। बेसिकली उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट एक्चुअली ये क्या किया, उसको अपने मर्जी से चलाया। अब देखिए मैंने कहा कि समय जो है बदलता है और बदल गया अब यहाँ पे। अब देखिए दिस हाउएवर वाज मॉडिफाइड इन द सेकंड जजेस केस, 1993 में फिर से एक जज केस आ गया और इस केस में क्या हुआ, मॉडिफाई किया गया। बोला नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मॉडिफिकेशन हुआ उसको बारे में देखते हैं। द जजमेंट हेल्ड दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज प्राइमेसी इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स एंड दैट an appointment has to be in conformity with the final opinion of the chief justice of India। बोला किसी भी स्थिति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उसका जो राय मशवरा होगा, जो सजेशन होगा, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसको आप किनारे में नहीं फेंक सकते, उनके बात को आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये जो प्राइमेसी का खेला था, जो पावर था, वो एग्जीक्यूटिव से छीन करके सीजीआई के पास दे दिया गया कि जब भी हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करेंगे, जब भी हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, जब भी हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट की बात करेंगे, तो जो प्राइमेसी प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो चीफ जस्टिस का ओपिनियन होगा। प्रेसिडेंट अपने जगह पे होंगे, वो से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी सूरत में प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होगा कि जो सीजीआई साहब बोल रहे हैं उनके बातों को दरकिनार कर दे। नहीं, अपॉइंटमेंट तो आप ही करोगे, लेकिन जैसा सीजीआई साहब बोल रहे हैं उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो पावर क्या हुआ, एक कॉर्नर से जो एग्जीक्यूटिव का कॉर्नर था उस खेमे से क्या हुआ, पावर को सीज करके दूसरे खेमे कौन था, जुडिशरी का था, वो अपने पास ले आए। ठीक है, तो इसलिए लाए क्योंकि ये जो 12 साल में इतना तांडव मचा दिए थे ये लोग, किसी किसी को अपॉइंटमेंट करके, उससे प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, देखिए दोबारा मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। कहता है द जजमेंट हेल्ड दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज प्राइमेसी इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड दैट द अपॉइंटमेंट हैज टू बी इन कन्फर्मिटी विद द फाइनल ओपिनियन जो भी होगा ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, while emphasizing the desirability of consultation of the chief justice with other judges। ठीक है, कॉलेजियम का यहाँ पे एंट्री हो चुका है एक तरीके से कि चीफ जस्टिस और अलग जो और जजेज हैं उनसे कंफर्मिटी होगा, उनसे कंसल्टेशन होगा, एक इनफॉर्मल वे में कॉलेजियम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव एलिमेंट इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस वाज रिड्यूस्ड टू अ मिनिमम एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एलिमिनेटेड। और यही कारण है, यहीं से क्या हुआ, जुडिशरी पावरफुल होना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि यहां पे क्या कर दिया, अपने पावर को खींच लिया। उसके बाद यहां पे कह रहा था एग्जीक्यूटिव एलिमेंट इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, तो ये जो तांडव, ये जो गदर मचाया था ये अपॉइंटमेंट में, तो क्या हुआ, वाज रिड्यूस्ड टू ए मिनिमम। और क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, एकदम नीचे आ गया, क्योंकि अब उनके पास पावर नहीं था। एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस एलिमिनेटेड, और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस था कि भैया मेरे दादा को कर दो, मेरे बाबूजी को कर दो, मेरे भतीजा को कर दो, मेरे इसको कर दो, उसको कर दो, जज बना दो, इतना पैसा ले लो, ऐसे वैसे करके, वो क्या हो गया, वो एलिमिनेट हो गया, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये चीज। अब देखिए क्या है, द डिसीजन रेंडर्ड बाय अ 9 जज बेंच was however supported by only 5 judges on the bench and the 4 other judges did not concur with the majority opinion। तो ये जो 1993 वाले जजमेंट की बात कर रहे हैं, जो हम सेकेंड जजेस केस की बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन में 9 जज का बेंच था। जब मैं ये क्वेश्चन करूं कि कितने जज का बेंच था, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए 2 क्वेश्चन कि सर हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस कितने हो सकते हैं, अभी तक कितने हुए हैं। एक्चुअली ये देखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चेक करके अपना नोट में कर लीजिएगा, सब कुछ मैं आपको परोस करके नहीं दूंगा, नो स्पून फीडिंग। आप ये चेक कीजिएगा
कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंच जो जजेज होंगे एक बेंच में, कितने कौन सा जजमेंट है जिसमें नंबर ऑफ जजेस ज्यादा मतलब हाईएस्ट हुए हैं। और दूसरा चीज कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब क्या होता है, डिवीजन बेंच का मतलब क्या होता है। हालांकि मैंने इस बात को बता चुका हूं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कितने जज होते हैं और डिवीजन बेंच में कितने जज होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दिया हूं, बाकी आप इसको देख लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहां मैं पढ़ा रहा था, हाँ ठीक है। तो इस पार्टिकुलर केस में ये कहा गया कि जो 9 जज बेंच थे जिसमें 5 जज एक तरफ थे, मेजोरिटी ओपिनियन थे, और 4 जज जो थे वो अपोजिशन में थे। मतलब एक जज यदि इधर से उधर चले जाते तो फिर ये केस ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो चीज सेकंड जजेस केस में 5:4 का ओपिनियन था और उसमें प्राइमेसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कटघरे में ला दिया और एग्जीक्यूटिव को रिड्यूस कर दिया कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, अब जाओ बैक टू पवेलियन। और वो जो यहां से शुरुआत हुआ है जुडिशरी के पावर का, वो आज तक कायम है और किसी न किसी तरीके से जुडिशरी पावर ले ही लेती है, जो कि जरूरी भी है यदि हम डेमोक्रेसी की बात करें। हालांकि इस पे भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि पावर करप्ट्स एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सोल्यूटली। पावर किसी के पास हो वो हमेशा करप्शन को जन्म देता है, चाहे वो कोर्ट रहे या कोई और रहे। इसीलिए हमेशा एक मिडिल पाथ अपनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी आपने देखा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के केस में पावरफुल व्यक्ति थे। ठीक है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन का एलिगेशन जब लगा, किस तरीके से चीजें चली, कितने जो विक्टिम थी उनके कितने रिश्तेदारों को दिल्ली पुलिस वगैरह में वो लोग थे, सारे लोग को वो करा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल पोजीशन पे, इतने पावरफुल पोजीशन पे हैं जिसका अंदाजा भी आपको नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस कितना पावरफुल होता है। किसी को भी खत्म कर सकता है, किसी की नौकरी को खा सकता है, किसी गवर्नमेंट को हिला सकता है। ठीक है, पाकिस्तानी कोर्ट ने नवाज शरीफ के पोजीशन को रद्द कर दिया कि नहीं, ये गलत पोजीशन है, इसको हटा दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर से हटाया जाए, और हटना पड़ा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बहुत पावर वाला चीज है, इसीलिए लोग वो नहीं, हेड ऑन कॉलिजन नहीं करना चाहते। तो मेजोरिटी ओपिनियन 5-4 का था। The years that followed thus witnessed some confusion in the process of appointment of CJI, made some unilateral appointment। देखिए मैंने आपको बोला था कि देखिए पावर करप्ट्स एंड अब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सोल्यूटली। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो पावर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव से के हाथ से लेकर के ये जो चीफ जस्टिस के पास दे दिया गया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमारे और आप में से ही लोग चीफ जस्टिस बनते हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, तो वो पावर मिलेंगे तो वो भी इतराएंगे। और इतराने से देखिए क्या यहाँ पे कहता है, द ईयर्स दैट फॉलोड, और ये 1993 के बाद जो ईयर आया, जो साल आया, उसमें जो फॉलो हुआ, जो सिस्टम फॉलो हुआ, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट की बात की, उसमें क्या कहता है, द ईयर्स दैट फॉलोड दस विटनेस्ड सम कंफ्यूजन in the process of appointment as CGI made some unilateral appointments। अब देखिए यहां पे फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब यहां पे कह रहा है कि CGI यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, ये जो कॉलेजियम 4 जज और 2 जज और 3 जज की बात कर रहे हैं वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा, तो यूनिलेटरल डिसीजन हो रहा है, तो फिर तो बात वही हो गई कि उस समय एग्जीक्यूटिव कर रहे थे, अब जुडिशरी कर रही है, तो बात तो कुल मिला के यही है। हाँ ये बात ठीक है कि जब एग्जीक्यूटिव कर रही थी तो बहुत नुकसान हो रहा था, अब आप कर रहे हैं तो आप अपने भतीजा भाई बेटा सबको बना दिए जज, तो नुकसान ऐसा कम है जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन तो यहां भी है, ये भी दिक्कत है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सीजीआई हो या कोई और हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमेशा एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, एक पार्टिसिपेटरी मीनिंग होना चाहिए, पार्टिसिपेशन के साथ होना चाहिए। ठीक है, ताकि और लोगों को भी एंट्री करने का मौका मिले। यदि आपके भतीजे भाई और बेटे ही बनते रहेंगे जज, तो बाकी सब क्या करेंगे? क्या बाकी सबके पास काबिलियत नहीं है? क्या काबिलियत है, लेकिन प्रोसेस को आपने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, सारे पावर को आपने रख लिया, तो दूसरा का सेइंग तो चलता नहीं है आप जज, कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो प्रॉब्लम यहां पे भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी इन नेचर होना चाहिए। यदि पार्टिसिपेटरी सिस्टम होगा तो ऑब्वियस सी बात है चीजें ढंग से चलेगी। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट, इसका एक और एग्जांपल हमारे पास अभी फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले 4 जो सीनियर मोस्ट जज थे, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी बाद में बने, और वो भी थे जस्टिस मदन बी लुकुर थे, उसके बाद 2 और चलमेश्वर थे, जस्टिस चलमेश्वर थे, और एक और कोई जज थे, मुझे नाम याद नहीं है,
ये लोग बाहर में आकर के, सुप्रीम कोर्ट में आकर के, वर्किंग आवर में आकर के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला और उसमें कहा था कि ये जो कोर्ट है ये डेमोक्रेसी के इन अकॉर्डेंस में नहीं चल रही है। ये कैसे? क्योंकि उस समय जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस दीपक मिश्रा थे, और जस्टिस दीपक मिश्रा यूनिलैटरली डिसीजन लेते थे, किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करते थे। जो चार जो सीनियर मोस्ट जज थे, जो कॉलेजियम के हकदार थे, क्योंकि कॉलेजियम कहता है कि सीजीआई प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस, तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता था, उनकी बात को नहीं सुना जाता था। इस वजह से वो लोग ये कहे कि इस तरीके से यदि अपॉइंटमेंट होने लगेगा तो डेमोक्रेसी ऑब्वियस सी बात है डेंजर में आएगी और इसको देश का नुकसान उठाना पड़ा। आप लोग जरूर ये बात जानते होंगे कि ये जो अभी चला था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ था, इसके बारे में तो जरूर अवगत होंगे। तो यही चीज है, वो इसी चीज को लेकर के देखा था ना आपने, तो जरूर इसको पढ़ा होगा आप में से सारे लोग। यस सर, 2-3 साल पहले की बात है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 साल पहले की बात है। वो किसके अगेंस्ट था? वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था, वो सीजीआई के अगेंस्ट था कि सीजीआई सुनने ही नहीं देता किसी का। तो यही जो यहाँ पे कह रहा है ना कि यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि इतना ट्रांसलूसेंट है, इतना एक तरीके से ओपेक है सिस्टम कि आपको पता नहीं चलता। हाँ ये बात मैं मानता हूं कि ये जो अपॉइंटमेंट करते हैं फिर भी एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट से लाख गुना बेटर है, क्योंकि जो भी जिनका भी अपॉइंटमेंट करते हैं ये कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। ये किसी ऐसे अरे गहरे का अपॉइंटमेंट नहीं कर देते जिनको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी। यहाँ पे हैं तो कंटेंडर ही हैं, तो वो नॉलेजेबल पर्सन ही जज बनने के हकदार भी हैं, लेकिन दूसरों को मौका नहीं दिया जा रहा है। ये चीज गलत है। तो यदि थोड़ा सा कंपेरेटिव हम देखें, एक मिनट रुकिए, थोड़ा कंपेयर भी करें, तो ये जो पावर है इसका मिसयूज तो है इधर भी, लेकिन मिसयूज से जो रिपरकशन होंगे, जो नुकसान होंगे, वो यहाँ पे जुडिशरी वाले में कम है, एग्जीक्यूटिव वाले में लगातार बहुत धड़ल्ले से होता था। चलिए आगे बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर बट उस केस में ये भी कहा गया था कि आप सीजीआई के अगेंस्ट ऐसे मतलब जजेस जो हैं अपने मैटर्स को पब्लिक के सामने नहीं ला सकते हैं, भले ही सीजीआई गलत कर रहे हो। तो सर फिर लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो जो है खुद की मर्जी से सारे डिसीजन ले रहे हैं? देखिए, कोर्ट में काम करने का एक अलग तरीका होता है। यदि आप किसी चीज से डिसएग्रीमेंट है आपका कोर्ट में, तो उसका इन हाउस मैकेनिज्म है जिसमें आप क्या करते हैं, आप कंप्लेन करके उसके बाद उस पे आप पे कार्रवाई हो सकती है। मतलब सिस्टम उस तरीके से बना हुआ है। मतलब जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो सारे जनता में पब्लिक करने की बात प्रूडेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होती है। हर चीज को जनता को बताया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, उस सिचुएशन में जो आप बात कर रही हैं कि ऐसा कहा गया था, जैसा कि दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है, अभी जो ये जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पे ये जो इल्जामात लगाए गए थे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसमें भी क्या हुआ? उसमें भी इन हाउस प्रोसीजर हुआ। कोई भी पुलिस का इन्वेस्टिगेट कर पाया क्या? नहीं कर पाया। पुलिस नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन जब तक कोर्ट की मर्जी ना हो। एक छोटे से छोटे जज को के केस में भी जब तक कोर्ट से परमिशन ना ले नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या किया? नहीं दिया उनको परमिशन। सुप्रीम कोर्ट जो है यूजुअली कौन इन्वेस्टिगेट करता है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। सीबीआई करे, दिल्ली पुलिस करे, कोई और करे, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी ना। इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को छूने दिया? नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट ने बोला नहीं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात है, मेरी मर्जी, मुझे पता है क्या करना है, और मैं तुम अपना काम करो, मैं जज को ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त करता हूं। करते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये जो केस आया, हाथरस वाला केस था, उसमें भी देखिए अभी कल का रिपोर्ट है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सारे लोग मिलकर के जो है उसके घर पे, जो पीड़िता थी जिनकी डेथ हो गई, उनके घर पे गए थे स्टेटमेंट लेने के लिए, पूछने के लिए। देखिए पुलिस इनको रोक पाई? नहीं रोक पाई। ये गए और सारा रिपोर्ट बनाया, 1-8 घंटे तक वहां रहे, और उसके बाद अपना रिपोर्ट को वो हाई कोर्ट में पेश किया। तो चूंकि इनके पास पावर होता है, और कितने भी बड़े बड़े लोग जा रहे थे तो उनको जाने नहीं दे रहा था, किन्हीं का कॉलर पकड़ ले रहा है, किन्हीं को कुछ कर रहा है। तो ये पोजीशन ही ऐसा है कि आपको पुलिस नहीं रोक सकती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो रोकेगी वैसे ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात आएगी, जो कि क्या है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसको तो चेंज ही नहीं पार्लियामेंट ने चेंज कर सकती, छोटे मोटे अधिकारी क्या करेंगे चेंज, वो वाली बात होती है। आर्मी में भी ऐसे ही होता है ना सर?
आर्मी की प्रोसीडिंग्स भी इनर डिवीजन में चलती है मेरे ख्याल से। हाँ, तो अगर चलते आर्मी के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो जल्दी ही करने के लिए हर चीज सिक्योरिटी ऑफ द नेशन की बात यदि आए तो उस सिचुएशन में यदि सारे जनता को पता लग जाएगा तो फिर वो कहाँ पे क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है, कहाँ पे तोप रखे हैं, कहाँ पे बंदूक है, कहाँ पे क्या है, पूरा सब कुछ पता लग जाएगा दूसरे दुश्मन को, तो उस सिचुएशन में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वो सब चीज जनता को पता चले, ये कोई जरूरी नहीं है, प्रूडेंट नहीं होता कि हर चीज जनता को पता ही चले, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जनता को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहां चलने के बाद बहुत Yes, सारी sir. और परेशानियां बढ़ जाती है। ठीक है, तो वहां भी इस तरीके का प्रोसीजर है। जब भी आप किसी एक मैच्योर इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो कुछ चीज उसमें जरूर होता है जो कि बिल्कुल जनता को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन इसके आड़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी पता नहीं चलने दें, नहीं, ये बात गलत है। आप जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप रख सकते हैं, कोई सुनिए, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो दूसरे को बताया जा सकता है जिससे आपका इंस्टीट्यूशन मीन स्ट्रेंथन हो, उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके आड़ में कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे खतरा है तो कुछ बताएंगे नहीं जी, ये तो फिर गलत है। तो वो चीज है, ये तो फिर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, किस तरीके से चीजें चलती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और कुछ पूछना है? हाँ जी सर, एक चीज सर, ये जो सीजीआई जो है सर, ये आरटीआई के अंदर आ चुके हैं ना? सीजीआई आरटीआई के अंदर खुद आए हैं। एक केस था अभी कुछ दिन पहले जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, दिल्ली हाईकोर्ट के पास ये केस था, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीजीआई का जो ऑफिस है वो आरटीआई के दायरे में आएगा। अब कोर्ट कौन है? हाईकोर्ट डील कर रहा है, और किसके लिए डील कर रहा है? सीजीआई के ऑफिस के लिए। तो वो चीज अपने आप जो है स्टे हो गया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि भैया तुम मेरे ऑफिस के बारे में हाईकोर्ट कैसे डील कर सकता है यार। तो बट चूंकि कोर्ट था, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट बहुत पावरफुल हाईकोर्ट है, तो बाद में जब चीफ जस्टिस के पास ये चीज मैटर गया तो खुद ही वो अलाउ कर दिए कि नहीं, जानना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि चीफ जस्टिस का ऑफिस कुछ बड़ा चीज है। हालांकि उसमें यह भी लिखा कि यदि जरूरत पड़ेगी तो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को नहीं देंगे हम, उसमें फिर वो डिपेंड करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे। लेकिन एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई ऑफिस इज विद इन द मीनिंग ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, और पूछिए, और कुछ पूछना है? सर एक चीज और पूछनी है सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो सर ऑनलाइन हो चुकी हैं, ऑनलाइन होंगी वो? नहीं नहीं, आप नहीं, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन मतलब नहीं समझा आप, मतलब क्या कर रहे हैं? जैसे राज्यसभा और लोकसभा में आप देखते हैं टीवी पे, वैसा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, वही बोल रहे थे, थोड़ा टाइम फ्रेम के मतलब थोड़ा टाइम लेने के बाद वो भी ऑनलाइन होंगी, मतलब उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑनलाइन होगी, पर थोड़ा टाइम फ्रेम के बाद ऑनलाइन होगी, मतलब स्टार्टिंग से नहीं होगी ऑनलाइन, वो थोड़ा अपना टाइम लेंगे, और थोड़ा टाइम लेने के बाद फिर जब ऑनलाइन होगा, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। हाँ, ऐसा कहा था, लेकिन इसमें अभी पॉसिबल नहीं है एज ऑफ नाउ। और इसमें ये जैसे राज्यसभा और लोकसभा हम देखते हैं कि किस तरीके से डिबेट होता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन हम कोर्ट के प्रोसीजर को कभी नहीं देखते हैं। आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या होता है। और यदि देखेंगे तो बिलीव मी, जो राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरीके का डिबेट और जिस तरीके का तांडव होता है, उससे कहीं ज्यादा मजेदार कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है। क्योंकि कोर्ट के प्रोसीडिंग में जो लोग होते हैं वो नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं, वो लॉ के जानकार होते हैं, और वहां पे तो कोई भी होता है, कुछ भी करता है, कभी कुर्सी फेंक दिया, कभी क्या कर दिया। जब यदि आप देखेंगे, यदि ऑनलाइन हो जाए और देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। तो चीफ जस्टिस का ये मन था कि लोग यदि देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है जुडिशरी की तरफ उनका अट्रैक्शन होगा, और फिर लोग, अच्छे लोग जो कहीं और जा रहे हैं, जो मेन टैलेंट है, वो चाहे तो जुडिशरी में आएगा, तो ऑब्वियसली बात है इसका और भी आगे अच्छा होगा। तो इस तरीके की चीजें थी। शायद अभी अभी तो नहीं हुआ है, शायद आगे आने वाले समय में कुछ पर्टिकुलर हियरिंग को वो टेलीकास्ट किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत सारे लोग को बहुत मजा आएगा, और वो लोग वकील, वकालत और जजेस बनने के लिए बहुत प्रेरित होंगे, क्योंकि बड़ा मजेदार होता है कोर्ट का प्रोसीडिंग। यदि आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। सर, अगर कोई आम व्यक्ति चाहे जैसे कोर्ट को